केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में साल 2023-24 के लिए अपना बजट पेश कर दिया है और इस बजट में कई सारी घोषणाएं की गई हैं। खासतौर पर कृषि क्षेत्र से जुड़ी कई घोषणाएं हैं और एक वादा ये भी किया गया है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में जो साख सोसाइटीज हैं, जो क्रेडिट सोसाइटीज हैं, उन सोसाइटीज को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए, उन सोसाइटीज का डिजिटलाइजेशन करने के लिए तकरीबन 2500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यानी जाहिर तौर पर ये जो पूरी घोषणा है ये सरकार के लिहाज से किसानों के लिए बहुत ज्यादा विशेष हो जाती है। ऐसे में आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं वीडियो की रूपरेखा की। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी खबर को समझने की कोशिश की। खबर को जानने के बाद हम प्राथमिक कृषि साख समितियों को समझने की कोशिश करेंगे, यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर जो क्रेडिट सोसाइटीज हैं उन सोसाइटीज पर बात करेंगे। इसके अलावा इन सोसाइटीज का महत्व क्या है, इनके महत्व को समझेंगे और इन्हें डिजिटल माध्यम से जोड़ना क्यों जरूरी है, उसकी आवश्यकता क्या है और उससे हमें किस तरह का महत्व देखने को मिल सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और अंत में प्रश्न पर भी बात करेंगे। प्रश्न एक मेंस का भी है और एक प्रश्न प्रीलिम्स का भी है। ये जो पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ता है और आप इसे भारतीय समाज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज होती क्या हैं। ये जो पीएसीज हैं इनका मतलब क्या होता है। तो भारत में ग्रामीण स्तर पर जो ऋण संरचना है, ग्रामीण स्तर पर जो लोन प्रोसेस है, जो क्रेडिट स्ट्रक्चर है वो त्रिस्तरीय क्रेडिट स्ट्रक्चर है। खासतौर पर सहकारी क्षेत्र को लेकर, कोऑपरेटिव जो सेक्टर है उसको लेकर, और इसी त्रिस्तरीय संरचना में सबसे निचले स्तर पर आती हैं ये प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज। इसमें सबसे पहले नंबर पर नाम आता है राज्य सहकारी समितियों का, राज्य सहकारी बैंकों का, यानी स्टेट कोऑपरेटिव बैंकों का। इसके बाद बारी आती है जिला स्तर की। जिला स्तर पर है जिला केंद्रीय सहकारी बैंक। और इसके बाद बारी आती है तीसरे नंबर पर पीएसीज की, यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज की। तो क्योंकि इनका नंबर तीसरे स्थान पर आता है तो जाहिर तौर पर ये सबसे निचले स्तर पर काम करती हैं और इसकी वजह से ये जमीनी स्तर पर किसानों के साथ बहुत बेहतर ढंग से जुड़ी होती हैं। तो जाहिर तौर पर किसानों के लिए ये सोसाइटीज जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके अलावा ये जो पीएसीज हैं ये सहकारी निकाय हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज की एक विशेषता ये होती है कि इसमें आम लोग जुड़े होते हैं, यानी जाहिर तौर पर ये जो पीएसीज हैं इसमें भी किसान सदस्य के तौर पर जुड़े होते हैं। और इन पीएसीज के जो प्रमुख होते हैं, जो बड़े बड़े पद होते हैं, उन पदों पर भी किसानों का ही चयन किया जाता है। यानी जो पीएसीज का सदस्य है उसी को उसका बड़ा पद दिया जाएगा, उस पूरी सोसाइटी में एक इम्पॉर्टेंट पद दिया जाएगा। और कई राज्यों में, खासतौर पर महाराष्ट्र और इस तरह के जो दूसरे राज्य हैं वहां पर पीएसीज बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से काम करते हैं और पीएसीज को चुनाव को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसके अलावा एक विशेष बात यह भी है कि एक ही गांव में हमें एक से ज्यादा पीएसीज देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा पीएसीज होंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग पीएसी से जुड़ सकेंगे, ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा सोसाइटीज देखने को मिलेंगी। तो जाहिर तौर पर ये तो बात हुई कि ये सोसाइटीज होती क्या हैं। अब इसके अलावा इन सोसाइटीज का काम क्या है, इनके काम को जानने से पहले ये भी जानना जरूरी है कि ये सोसाइटीज पहली बार भारत में कब गठित हुई थी। तो भारत में सबसे पहली बार साल 1904 में एक क्रेडिट सोसाइटी का गठन किया गया था, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी का गठन किया गया था। इसके काम को समझने की कोशिश करें तो इसका प्राथमिक कार्य भारत में ग्रामीण स्तरों पर किसानों को शॉर्ट टर्म लोन देना है, अल्पकालिक ऋण प्रदान करना है, खासतौर पर जिसे हम दूसरे शब्दों में फसल ऋण भी कह सकते हैं। क्योंकि जब भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में फसल चक्र की शुरुआत होती है, जो क्रॉप साइकिल है उसकी शुरुआत होती है, तो किसानों को बहुत सारे इनपुट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे किसानों को बीज की जरूरत पड़ती है, किसानों को उर्वरकों की जरूरत पड़ती है, फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ती है, पेस्टिसाइड्स की जरूरत पड़ती है। तो इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किसानों को पैसों की जरूरत होती है। और पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि फसल तो अभी तक आई नहीं है जिसको बेचकर पैसे लाया जाए। तो ये पैसे एकत्र करने के लिए, ये पैसे उपलब्ध कराने के लिए पीएसीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करती हैं। यही वजह है कि इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसके अलावा पीएसईज के ज़रिए किसानों को अपने ऋण पर सब्सिडी भी मिल जाती है। मसलन जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, जो कमर्शियल बैंक होते हैं, वो पीएसईज के ज़रिए किसानों को 7% की ब्याज दर से ऋण जो है वो उपलब्ध कराते हैं। अब यहाँ भी सब्सिडी मिलती है, क्योंकि ये जो 7% है, इसमें से 3% जो ब्याज है वो तो केंद्र सरकार द्वारा चुकाया जाता है। इसके अलावा जो 2% ब्याज है वो राज्य सरकार द्वारा चुकाया जाता है, और मात्र 2% ब्याज खुद किसान चुकाते हैं। यानी जाहिर तौर पर इस पूरी व्यवस्था के जरिए किसानों को भी बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। इसके अलावा आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की माने तो आरबीआई ने 27 दिसंबर 2022 को एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि वर्तमान समय में भारत में ग्रामीण स्तर पर तकरीबन 1,02,000 जो सोसाइटीज हैं, ग्रामीण जो प्राथमिक सोसाइटीज हैं, वो सोसाइटीज काम कर रही हैं। इसके अलावा 2021 का एक आंकड़ा ये भी बताता है कि इनमें से तकरीबन 43 से 48 हजार सोसाइटीज ऐसी हैं जो वर्तमान समय में प्रॉफिट का सामना कर रही हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट मौजूद है। तो जाहिर तौर पर ये जो पूरी सोसाइटीज हैं, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए, भारत में किसानों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। अब इन सोसाइटीज के महत्व की बात करते हैं। ये सोसाइटीज जो हैं वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं, उन्हें समझने की कोशिश करें तो इनका सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये ग्रामीण स्तर पर अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करती हैं। जो किसान हैं जिनके पास कोई कनेक्टिविटी मौजूद नहीं है, जिनके पास कोई रिसोर्स मौजूद नहीं है, ये सोसाइटीज उन किसानों को कनेक्टिविटी प्रदान करती हैं। इन सोसाइटीज के जरिए किसान जो हैं वो प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ पाते हैं, और इसकी वजह से फसल के लिए किसानों को जिस जिस कैपिटल की जरूरत पड़ती है, जिस पूंजी की जरूरत पड़ती है, ये सोसाइटीज किसानों को वो पूंजी उपलब्ध कराती हैं। तत्काल आधार पर जब वो मांग करते हैं, उसी मांग के आधार पर किसानों को ये पूंजी, ये ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यानी जाहिर तौर पर ये जो पूरी सोसाइटीज हैं, किसानों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके अलावा इन सोसाइटीज के माध्यम से किसानों को कागजी कार्यवाही भी बहुत कम करनी पड़ती है, क्योंकि अगर कोई किसान है वो सीधे वाणिज्यिक बैंक से ऋण लेता है, सीधे किसी कमर्शियल बैंक से जाकर ऋण लेता है, तो इसकी वजह से उस किसान को बहुत सारी कागजी कार्यवाही करनी पड़ती है। एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है बैंकों से ऋण लेने की। इसके अलावा उन्हें लाल फीताशाही का भी सामना करना पड़ता है। जो सरकारी बाबू ऑफिसेज में बैठे रहते हैं उनका भी सामना करना पड़ता है, रेड टेपिज्म का सामना करना पड़ता है, और इसकी वजह से ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस बहुत ज्यादा जटिल हो जाता है। लेकिन जब किसान जो हैं वो इन सोसाइटीज के जरिए ऋण लेने जाते हैं, तो इन सोसाइटीज के जरिए ऋण लेना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये सोसाइटीज बहुत ज्यादा संगठित होती हैं। और ये जो संगठित शक्ति है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन सोसाइटीज से जुड़े हुए हैं, तो किसानों पर दबाव पड़ता है। ये सोसाइटीज जो हैं वो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करती हैं, एक दबाव समूह के तौर पर काम करती हैं, और इसके माध्यम से किसानों को बिना किसी लंबी कार्यवाही के, बिना किसी कागजी कार्यवाही के आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर कार्यवाही ऐसा नहीं है कि कोई कागजी कार्यवाही नहीं होती है, कागजी कार्यवाही होती है, लेकिन वो इतनी लंबी नहीं होती। इसके अलावा क्योंकि जो किसान हैं उनको उस सोसाइटी के आधार पर ही ऋण मिल जाता है, और जो भी कागज भरने होते हैं, जो भी फॉर्म भरने होते हैं, वो उस सोसाइटी के जो ऑफिस बियरर्स हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट पर लोग बैठे हैं, वो लोग फॉर्म भरते हैं। और किसानों को, जो आम किसान हैं, उनको बहुत विशेष काम नहीं करना पड़ता। इसके अलावा अगर आप कमर्शियल बैंक से ऋण लेने जाएंगे तो आपको जो पूरा प्रोसेस है वो खुद ही पूरा करना पड़ता है, और कभी कभी तो एजेंट्स की भी सहायता लेनी पड़ती है, और ये जो एजेंट हैं ये किसानों से बहुत ज्यादा ब्याज भी वसूलते हैं। इसके अलावा साल 2021-22 को लेकर नाबार्ड की एक रिपोर्ट बताती है कि इस पूरी अवधि के दौरान, एक साल की अवधि के दौरान, नाबार्ड द्वारा जितने भी किसानों को ऋण उपलब्ध कराया गया, उसमें से तकरीबन 59.6% जो किसान थे, यानी तकरीबन 60% जो किसान थे, वो किसान या तो छोटे किसान थे या फिर सीमांत किसान थे। यानी जाहिर तौर पर हम देख सकते हैं कि भारत में जितने भी किसानों द्वारा ऋण लिया जाता है, उसमें से अधिकांश जो किसान हैं वो बहुत छोटे हैं। तो ऐसे में इन किसानों के पास इतनी शक्ति मौजूद नहीं है, इतनी सुविधाएं मौजूद नहीं है कि वो सीधे कमर्शियल बैंक से जाकर ऋण ले सकें। तो ऐसे में जब ये जो छोटे छोटे किसान हैं ये एक साथ आ जाते हैं, किसी सोसाइटी से जुड़ जाते हैं, तो इसकी वजह से किसानों के लिए ऋण लेना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, बहुत मुश्किल नहीं रह जाता, और किसानों के लिए अपनी फसल उगाना भी बहुत ज्यादा
आसान हो जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से, इस प्रोसेस के जरिए किसान अपनी फसल पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, और जो दूसरे प्रोसेस हैं, जो कैपिटल एकत्र करने का जो प्रोसेस है, जो पूंजी एकत्र करने का प्रोसेस है, वो किसी दूसरे व्यक्ति पर टाल दिया जाता है। तो जाहिर तौर पर ये जो पूरा प्रोसेस है किसानों के लिए, भारत में कृषि क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा इस पूरे सोसाइटीज का जो स्ट्रक्चर है, उस सोसाइटी के स्ट्रक्चर को डिजिटलाइज करने की कोशिश की जा रही है। इसका क्या प्रॉफिट होगा, इससे हमें क्या महत्व देखने को मिल सकता है, उसके महत्व को समझने की कोशिश करें तो भारत में वर्तमान समय में जो स्टेट सोसाइटीज हैं, स्टेट कोऑपरेटिव जो बैंक हैं, इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट सोसाइटीज हैं, ये दोनों ही जो स्ट्रक्चर हैं ये वर्तमान समय में बैंकिंग सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए हैं, यानी कहीं ना कहीं इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं डिजिटलाइज्ड तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में भारत में ये जो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हैं, वो बैंकिंग सॉफ्टवेयर से नहीं जुड़ी हुई हैं, वो इंटरनेट से नहीं जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से वहां के जो ग्राहक हैं, जो किसान हैं, उन किसानों को कभी कभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कभी कभी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा इस बार के बजट में इन सोसाइटीज के डिजिटलीकरण के लिए 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि निर्धारित की गई है। इसके अलावा यदि इनका डिजिटलीकरण किया जाता है तो उसकी वजह से इन सोसाइटीज में पारदर्शिता देखने को मिलेगी, इनका काम जो है वो और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो सकेगा। इसके अलावा हमें विश्वसनीयता बनेगी, इनकी क्रेडिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी कि ये बहुत ट्रांसपेरेंट ढंग से काम कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इनकी क्रेडिबिलिटी और बेहतर होगी। इसके अलावा इनकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वर्तमान समय में इनका जो काम है वो मैनुअल तरीके से किया जाता है। तो जब सारा काम मैनुअल तरीके से किया जाता है, तो ऐसे में जब सारा काम इंटरनेट के जरिए होगा, बैंकिंग सॉफ्टवेयर के जरिए होगा, तो जाहिर तौर पर इन सोसाइटीज की एफिशिएंसी, इनकी काम की दक्षता में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा इन सोसाइटी का जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, जो लेखांकन प्रोसेस है, वो भी बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक हो जाएगा अगर किसी बैंकिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इस पूरे डिजिटलाइजेशन का जो प्रोजेक्ट है, इस पूरे प्रोजेक्ट के जरिए इन सोसाइटीज को सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे सरकार इन योजनाओं के माध्यम से, इस पूरी सोसाइटीज के माध्यम से जो योजनाएं सरकार चला रही है, उन योजनाओं का फायदा किसानों तक पहुंचाया जा सकता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लाभ उठाया जा सकता है। इसके अलावा किसानों को सरकार ब्याज सहायता योजना का लाभ दे सकती है। इसके अलावा फसल बीमा योजना का लाभ भी किसानों तक इन सोसाइटीज के जरिए पहुंचाया जा सकता है, अगर ये सोसाइटीज बैंकिंग सॉफ्टवेयर से जुड़ी होंगी और ये सोसाइटीज इंटरनेट से जुड़ी होंगी, तो जाहिर तौर पर इन योजनाओं का लाभ किसानों को और बेहतर ढंग से मिल सकेगा। इसके अलावा इसका एक लाभ ये भी होगा कि इसके माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार का भी सृजन देखने को मिलेगा, क्योंकि जब नई तकनीक को लागू किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो इसकी वजह से युवाओं की भी जरूरत होगी जिनको ये नई तकनीक आती होगी। तो इसके माध्यम से सरकार किसानों, युवाओं को प्रशिक्षित करेगी, और उस प्रशिक्षण के जरिए युवा जो हैं वो इन सोसाइटीज के काम को और बेहतर ढंग से मैनेज कर सकेंगे, खासतौर पर इंटरनेट और बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स के जरिए। तो जाहिर तौर पर इस पूरे प्रोजेक्ट के हमें बहुत सारे लाभ देखने को मिल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अंत में एक प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न जो है वो मेंस का है। तो मेंस का हमारा सवाल है कि भारत में प्राथमिक कृषि साख समितियों की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। यानी वर्तमान समय में भारत में ये जो सोसाइटीज हैं ये कितनी ज्यादा रेलेवेंट हैं, इनकी प्रासंगिकता पर आपको बात करनी है कि भारत में किसानों को क्या असल में इन सोसाइटीज की जरूरत है, या फिर इन सोसाइटीज का कोई महत्व वर्तमान समय में नहीं रह गया है। तो ये तो मेंस के सवाल की बात हुई, आपको 250 शब्दों में सवाल का जवाब लिखना है। इसके अलावा एक सवाल प्रीलिम्स का भी है। प्रीलिम्स का सवाल है कि भारत में प्राथमिक कृषि साख समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है कि भारत में पहली बार ये जो साख समितियां हैं इनका गठन साल 2014 में हुआ था। हमारा दूसरा कथन है कि ये जो साख समितियां हैं ये केवल किसानों को ऋण उपलब्ध कराती हैं। अब आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। आप इन ऑप्शंस के आधार पर अपने विकल्प का चयन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे।
इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।